वो औरंगज़ेब तो मतलब बहुत ही हृदय सम्राट हैं। उसके बाद वो जहाँ जहाँ लोगों को भेज रहे हैं, कहीं 60 कहीं 65 टेम्पल्स तुड़वा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम भी लेना शायद से थोड़ा गलत होगा, इसलिए मैंने इनको थोड़ा हल्का कर दिया। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद का विरोध मात्र इसलिए है कि वो भगवा पहनते थे? भगवा पहनते नहीं थे, लेकिन देख के ही एक एंगल बना लेना किसी व्यक्ति का, विदाउट रीचिंग टू हिम, विदाउट नोइंग अबाउट हिम। क्या गांधी जी स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे? उनकी लाइफ को कैसे स्वामी जी ने इम्पैक्ट किया? क्या कभी ये मिले आपस में, और मिले तो वो मोमेंट कैसा था? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKTK का पॉडकास्ट चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। एक पुस्तक हमारे संज्ञान में आई जिसका नाम था अमृतकाल में स्वामी विवेकानंद जी की प्रासंगिकता, और इनके जो लेखक हैं उनका नाम है निखिल यादव जी। वही हमारे सामने बैठे हुए हैं जो कि JNU से अभी PhD कर रहे हैं। तो निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मस्तिष्क में ये थॉट आया कैसे कि आप इस विषय पर ये पुस्तक लिखें, और जो विषय है आपका स्वामी जी की क्या प्रासंगिकता है, वो आपको क्या लगती है कि वो क्या है आज के इस दौर में? स्वामी विवेकानंद तो एक बड़ा समुद्र है जी, उसमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, उनकी 2 विशेष पुस्तकें हैं, पहली द इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी है द स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसमें सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। दैट स्वामी विवेकानंदा ट्राइड टू इन्फ्यूज इनटू द न्यू जनरेशन अ सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट, अ फेथ इन इंडियाज फ्यूचर एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ डिग्निटी। तो ये 3 जो विषय हैं, क्या एक हमारे अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व हो, दूसरा अपने भविष्य के प्रति हमेशा विश्वास रहे, उससे भी महत्वपूर्ण कि अपने अंदर एक आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत हो। उसको लेते हुए इस पुस्तक का आइडिया आया कि स्वामी विवेकानंद कैसे जो यूथ है इंडिया का, उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अमृतकाल के आने वाले 25 वर्ष। जी, भारत ने पिछले 75 वर्ष में बहुत कुछ किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। हम देश की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। स्पोर्ट्स में, कुछ स्पोर्ट्स में हम बहुत आगे गए हैं। बहुत कुछ पाना है। अब बहुत कुछ जो पाना है, उस सारे सिनेरियो में हम किससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किससे मोटिवेट हो सकते हैं, किसकी स्पीचेस से, किसके एक्शन से। तो 2 विषय बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जीवन चरित्र, व्यक्ति का जीवन, दूसरा उसका दर्शन। बिल्कुल, कि आपने लाइफ कैसा जिया, और दूसरा आपने बोला क्या। ऐसा हो सकता है मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूं, लेकिन मेरा जीवन बड़ा, मतलब मैं बहुत ही जो आप कहेंगे निर्भीक बातें करूं, लेकिन मेरा जीवन बड़ा डरा हो, ऐसा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन दर्शन है, जो जीवन है और जो दर्शन है, वो दोनों एक है। उसमें आपको एक समत्व मिलेगा, जिसको हम इजी कर दे तो मनसा वाचा कर्म, क्या जो मन में चल रहा है, जो शब्दों में है, और जो जीवन है स्वामी जी का, वो आपको एक ही फ्लो में दिखेगा। और वो निरंतरता जब यूथ एक व्यक्ति से अगर पा पाए, तो वो व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद एक समृद्ध परिवार में जन्मे, एक उस समय की एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली उसमें जन्मे, और जब पिता का देहांत हुआ तो रोड पे आ गए, दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। उस सब में भी गुरु से मिले जब श्री रामकृष्ण परमहंस से, उनके बाद जो रेगुलरली विजिट करना है दक्षिणेश्वर, वो निरंतरता से चल रहा है। बाद में गुरु का देहांत हुआ तो गुरु ने कहा भारत माँ का काम करना है, तो पैदल पैदल चल पड़े। बड़े बड़े राजाओं के पास भी रहे, फकीर के पास भी रहे, गरीब के पास भी रहे,
और जब वो शिकागो गए तो वहां पर उनको वहां पर भाषण देने को मुश्किल हो गया। कोई कहता है यू ब्लैक, तो कोई कह रहा है यू निगर। और फिर जब शिकागो का वो 11 सितंबर का स्पीच हुआ तो विश्व प्रसिद्ध हो गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए, पोस्टर्स लग गए। लेकिन फिर भी वो अपने राष्ट्र को नहीं भूले, क्या मेरा राष्ट्र गुलाम है, मेरा राष्ट्र पराधीन है, उसको स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। तो स्वामी विवेकानंद की लाइफ में हमें डिस्पाइट अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लाइफ में एक निरंतरता है। वो निरंतरता कैसे इतने कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन 140 करोड़ भारतीय, उनकी एस्पिरेशंस और उसकी एस्पिरेशंस राष्ट्र की एस्पिरेशन से अलग नहीं होंगी। तो एक व्यक्ति जिसके जीवन में निरंतरता है, जिसके विचारों में समग्रता है और जिसके हृदय में भारत है, वो विवेकानंद है, वो है स्वामी विवेकानंद। तो उनका रेलेवेंस जो है वो तो साल दर साल बढ़ रहा है। उसको कैसे हम उनके जीवन से और उनके दर्शन से कुछ लेके आने वाले 25 वर्ष में इस भारत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसे इस प्रकार से ये पुस्तक है जी। तो मैंने आपके इंट्रो में बताया लोगों को कि आप जेएनयू से आते हैं, वहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं। जेएनयू में एक प्रतिमा स्वामी जी की भी लगी हुई है और उस पर निरंतर कई वर्षों से विवाद चल ही रहा है। कभी लेफ्ट आके वहाँ पे कुछ कर देता है तो कभी राइट आके वहाँ पे उनका महिमा मंडन कर देता है। तो ये जो क्लैश आप जेएनयू में निरंतर देखते हैं, उसके बारे में आप मुझे थोड़ी क्लैरिटी दें कि वहाँ पर चल क्या रहा है और वो लड़ाई क्या, जो दो विचारों की लड़ाई है वो क्या है। देखिए, विचार में अगर प्रवाह ना हो तो वो सीधी बोतल की तरह हो जाता है। आपने बोतल का पानी देखा है ना, वो इधर और इधर नहीं होगा, वो भी ठीक है। लेकिन आप आइडियोलॉजीज मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित कहीं से उत्पन्न हुई होंगी, कोई तो उसका सोर्स होगा। उस सोर्स को हमने कितना पढ़ा है? पंडित नेहरू के नाम से ये विश्वविद्यालय बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पंडित नेहरू की 2 पुस्तकें हैं। पहली द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 का पब्लिकेशन है, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 का पब्लिकेशन है। पंडित नेहरू उनमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म। इट इज नॉट एंटी एनीवन, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट अ नैरो नेशनलिज्म। Swami Vivekananda came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद है। वो कोई संकुचित राष्ट्रवाद नहीं है, वो किसी की खिलाफत राष्ट्रवाद नहीं, वो मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवाद नहीं है। स्वामी विवेकानंद हिंदुओं के लिए टॉनिक के तौर पर आए। अब जो स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहा है उसने पंडित नेहरू को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। अगर वो उस आइडियोलॉजी से आता है तो एक मार्क्सिस्ट राइटर हैं हंसराज राहबर, उनकी पहली पुस्तक आई गांधी बेनकाब, दूसरी पुस्तक आई नेहरू बेनकाब। फिर वो स्वामी विवेकानंद को पढ़ने लगे तो हमको लगा फिर कुछ बेनकाब लिखेंगे। फिर पुस्तक आती है वॉरियर सेंट स्वामी विवेकानंद। तो इससे आपको पता लगेगा कि, और वो उस प्रीफेस में लिखते हैं, क्या मार्क्सिस्ट ने, कम्युनिस्ट ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि स्वामी विवेकानंद के गेरुआ वस्त्र देखकर उन्होंने उनको एक मेयर स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर उनको कन्फाइन कर दिया। तो अपनी जानकारी की कमी और कुछ बढ़ती हुई उम्र के साथ एक भाव में आके किसी के बारे में कुछ सुन लेना और ऐसा कृत्य करना कि स्वामी विवेकानंद पे आघात करना मतलब भारतीयता के ऊपर आघात करना है, सीधी सीधी बात है। जो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया रीड विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव। आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है। तो ऐसी फिगर से जिससे देश दुनिया से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली जिसने अपने स्वार्थ के लिए एक कण भी नहीं जिया, एक क्षण भी नहीं जिया, उस व्यक्ति के लिए आप कुछ कहीं सुन के कुछ करके उनकी प्रतिमा के बारे में कुछ करते हैं, उसके खिलाफ कुछ करते हैं, तो वो एक डिस्कोर्स बन जाता है। और स्वाभाविक है, उनको जो चाहने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। जिन्होंने स्वामी जी को पढ़ा है, जिया है, समझा है, उन लोगों को स्वाभाविक है ये चीज़ बुरी लगेगी। तो उसका कोर यही है, क्या साहित्य पढ़ा नहीं, और कुछ आजकल व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी मिल गई
देखिए ये बड़ा हल्का कंटेंट, ये हल्की जानकारियाँ होती है, आपने कहीं सुन लिया, कहीं कर लिया, लेकिन आप वो सुन के आप स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोर ये है सर। जी, तो अभी अगर आपने अभी वाम की बात करी या लेफ्ट की बात करी, तो लेफ्ट ने एक नैरेटिव स्वामी जी के बारे में ये चलाया कि वो सेक्टेरियन है, वो मात्र एक धर्म के स्वामी हैं, बाकी दूसरों के लिए वो दर्शन का मार्ग नहीं दिखाते, तो उनको सेक्टेरियन बोला गया। वहीं दूसरी ओर उसी लेफ्ट से आने वाली या उसी लेफ्ट को पक्ष देने वाली ऑद्रे त्रोस्की और उन ऑद्रे त्रोस्की को पक्ष देने वाला लेफ्ट, वो औरंगजेब को सेक्युलर बताता है। तो एक और स्वामी विवेकानंद सेक्टेरियन है, दूसरी ओर औरंगजेब सेक्युलर है, और इस बीच में आप कैसे इसको पूरे मुद्दे को देखते हैं जिसने स्वामी विवेकानंद को इतना पढ़ा? पहले तो औरंगजेब के विषय को हल्का कर देते हैं, बहुत बड़ा कोई विषय है नहीं औरंगजेब। बहुत निचली बात कर दूं तो हरबंस मुखिया की एक पुस्तक है, उनका कोई ज़्यादा पढ़ा हुआ, कोई लिखा हुआ पढ़े ना पढ़े, मेरी इच्छा नहीं है कोई पढ़े, द मुगल्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना, क्योंकि वो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, मिडिवल इंडिया के, तो जो उनके चाहने वाले हैं वो शायद से पढ़ लेंगे। उसमें हरबंस मुखिया ही लिख रहे हैं कि 1670 में औरंगजेब ने मथुरा को तुड़वाया, उसका नाम बदलवा दिया इस्लामाबाद, और उसके साथ एक बड़ी मौज खड़ी करी गई। वो औरंगजेब तो मतलब बहुत ही हृदय सम्राट हैं। उसके बाद वो जहाँ जहाँ लोगों को भेज रहे हैं, कहीं 60 कहीं 65 टेम्पल्स तुड़वा रहे हैं, जिसके हृदय में ये गंदगी है, जिस समाज से वो सब कुछ ले रहे हैं, जिस समाज से पोषण हो रहा है उसके खिलाफत की ये हरकतें कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम भी लेना शायद से थोड़ा गलत होगा, इसलिए मैंने इनको थोड़ा हल्का कर दिया। यहाँ से पढ़ के उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में आपको पता लग जाएगा, जो इतना फेनेटिक है कि कुछ भी कर सकता है, और वो तख्तो ताज पर कैसे बैठे वो भी सबको पता है, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारा विषय नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को लेफ्टिस्ट ने सिर्फ ऐसे यूज नहीं करा, उनको जहां तहां जैसे यूज कर लिया। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स हैं 9 वॉल्यूम्स में, कहीं से कुछ उठाओ और कहीं भी यूज कर दो। मैं इस बात को ऐसे शुरू करूंगा, मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था जेएनयू में, वैदिक कल्चर और हेरिटेज में। पहली क्लास में हमको सिखाया गया, और जो समझा रहे थे वो वेद पाठी व्यक्ति थे, मतलब जो गुरुकुल से मास्टर्स करके आए हुए हैं, फिर इंग्लिश वाली मास्टर्स जेएनयू से कर रहे हैं, इंग्लिश जो संस्कृत वाली है। उन्होंने मुझे बताया एक वेद मंत्र को जानने के लिए उसका ऋषि, देवता, छंद और स्वर जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋषि मतलब कौन उसका ऋषि है, देवता कौन उनके देवता हैं, उसका छंद किस छंद में बोला गया है, और उसका स्वर क्या है। अब ये स्वर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझे बोले यार बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा देख लेना, तो मैं कहूँगा हाँ यार देख लूँगा उसको। आपने कहा यार उसके साथ मारा पीट हुई है, भाई थोड़ा देखना, तो मैं उसको भी देख लूँगा। तो ये दोनों अलग शब्द एक ही है, लेकिन टोन, अरे देख लूँगा। तो स्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कट एंड पेस्ट चला है स्वामी विवेकानंद कंप्लीट वर्क से, ये उसके फॉलन थ्रू में चल रहा है। जॉन हेनरी बैरोज जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस के अध्यक्ष हैं, वो लिख रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद उस विश्व महाधर्म सभा के सबसे प्रचलित व्यक्ति हैं। इवन क्रिश्चियंस उनके अंदर देवता देखता है, क्रिश्चियंस उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सारे कंप्लीट वर्क्स हमको पता लगते हैं जे गुडविन, जोसेफाइड गुडविन। ये स्वामी विवेकानंद को एक शॉर्ट हैंड टाइपराइटर मिला वहाँ पे इंग्लैंड में, और उसने भारत में आके अपना पूरा 2-2.5 साल जिया, और यहीं पे उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया एट द एज ऑफ 27। वो एक अपने पत्र में लिखता है स्वामी विवेकानंद की दूसरी शिष्या को, कुछ दिन स्वामी विवेकानंद के साथ बिताने के बाद, क्या स्वामी विवेकानंद के अंदर मुझे जीसस दिखते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्या कोई दूसरे रिलीजन का व्यक्ति ऐसा बोले, ये नहीं बोल रहा कि स्वामी विवेकानंद के अंदर मुझे हिंदू के ही कोई भगवान दिख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के अंदर मुझे जीसस दिख रहे हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से उनके सामने विषय रखा कि रिलीजन इज फॉर रियलाइजेशन
सर मैन इज टू सर्व गॉड, अनुभूति कुछ नहीं है व्यक्ति को, और आपको एक एक पंथ के बारे में, एक रिलीजन के बारे में ठूसा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्टता से वो बताया। और हमारा जो सारा जो धर्म है वो सारा अनुभूति के स्तर पर है, तो वो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। तो स्वामी विवेकानंद को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी यूज करेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद का हृदय बहुत बड़ा था। और वही था कि जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में गए स्वामी विवेकानंद, जो कल तक उनको कह रहे थे यू ब्लैक यू निगर, उनको भी स्वामी विवेकानंद ने हृदय से बोला था माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। घृणा का एक भी शब्द भी नहीं, हृदय से बोला। और फिर वो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं, we not only believe in universal tolerance but universal acceptance, we accept all religions as true। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब रोमन टायरनी ने ज्यूज को जब भगा दिया तो कहाँ है? हमारे भारत में। जब पारसियों को भगा दिया तो कहाँ है? हमने उनको जगह दी। तो ये समग्र विचार था, लेकिन दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए, झेलना नहीं, एक्सेप्ट करते हुए अपने लाइन ऑफ थॉट से दूर नहीं हटना। जो हम हैं। इसलिए स्वामी कहते हैं इफ इंडिया डाइज हु लिव्स। तो भारत का उदय होगा, तो भारत का उदय किसी के गला काट के नहीं होगा। भारत का उदय होगा तो विश्व आगे बढ़ेगा। वो कैसे पता लगेगा? वो इतिहास से पता लगेगा, क्योंकि आपने कभी किसी के ऊपर दमन नहीं किया। लेकिन इसमें एक और एंगल है। एक स्वामी विवेकानंद की ये समग्रता जो लेफ्टिस्ट ने अलग प्रकार से दिखाया कि स्वामी विवेकानंद एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं, सेक्टेरियन है, ये एक और है। स्वामी विवेकानंद को लेफ्ट यूज तो करता है, ज्यादा यूज नहीं कर पाता, क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा बोल दो और मैं स्वामी विवेकानंद के साहित्य तक चला जाऊं तो मुझे स्वाभाविक है स्वामी विवेकानंद के मैंने किसी भी लेक्चर का आप 3 स्टैंजा पढ़ लो, क्या आपको भारत से प्रेम होने लग जाएगा। तो ये होने लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इतना तो बताते हैं स्वामी विवेकानंद कहीं कट एंड पेस्ट निकाल कर, लेकिन स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा वो उसमें नहीं जाएंगे। तो ये इसकी होलिस्टिकली इसकी रियलिटी है। तो आपको कहीं ऐसा लगता है, मतलब आप जेएनयू में भी रहते हैं और वाम के साथ एक सीधा संपर्क आपका रहता है, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद का विरोध मात्र इसलिए है कि वो भगवा पहनते थे? ये एक कारण है। मतलब किसी भी चीज का एक कारण तो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजों में एक कारण है। क्या भगवा पहनते नहीं थे, लेकिन देख के ही एक एंगल बना लेना किसी व्यक्ति का, विदाउट रीचिंग टू हिम, विदाउट नोइंग अबाउट हिम। क्या एक फिजिकल साइंस में ही, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, भारत में आए, भारतीयों को देखा और जो उनको बोलना था उन्होंने शुरू कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ वहां वो देखकर ही उनके अंदर एक वो भाव आ जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद को यूज करना। लेकिन उस लीनेज में जितने भी लोगों ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा होगा, जितने भी लोगों ने पढ़ा होगा, उन लोगों ने इसके स्वामी विवेकानंद के बारे में उनका स्नेह बढ़ा होगा। एक रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ जी। ये गैप कितना है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी राष्ट्रसंघ संघ के द्वितीय सरसंघ चालक रहे, उनके साथ एक और प्रचारक रहे एकनाथ रानडे। माननीय एकनाथ रानडे जो विवेकानंद केंद्र जिस संस्था से मैं आता हूँ, विवेकानंद केंद्र के संस्थापक रहे। जब स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल बन रहा था कन्याकुमारी में, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करने थे, अलग अलग कमिटीज के हेड बन रहे थे, स्टेट कमिटीज के। तो ज्योति बसु से बड़ा कम्युनिस्ट कौन होगा भाई? इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर रहे। उनके पास एकनाथ जी पहुंच गए कलकत्ता में, और जब वो वहां पहुंचे तो एकनाथ जी ने बोला उनको, क्या आप इस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बनिए। तो ज्योति बसु मिलते में कहते हैं कि इस लाइन में 6-7 ज्योति बसु हैं, एकनाथ जी आप किसी गलत ज्योति बसु के पास आ गए, मेरा स्वामी विवेकानंद से कोई लेना देना नहीं है। तो एकनाथ जी तो पूरा होमवर्क करके गए थे। एकनाथ जी उनको कहते हैं आपका लेना देना क्यों नहीं है? आप प्रोलेटेरिएट कहते हो, स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण कहते थे। स्वामी विवेकानंद ने उसके लिए पूरा जीवन दिया, आप उसी के जीवन देने की बात करते हो। बोले हाँ, इस लाइन ऑफ थॉट पे तो हम मेरी स्वामी विवेकानंद से सिमिलैरिटी है। मतलब उन्होंने उनके ज्योति बसु के लेक्चर्स को कोट किया, इस लाइन ऑफ थॉट पे मेरी वो है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन मेरी पॉलिट ब्यूरो मुझे अलाउ नहीं करेगी मेंबर बनने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम अपने पॉलिट ब्यूरो से पूछ लो पहले। वो पॉलिट ब्यूरो से पूछते हैं, पॉलिट ब्यूरो मना कर देता है, स्वाभाविक है। तो एकनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो पॉलिट ब्यूरो की मेंबर नहीं है,
तो कमला बसु जी उस समय 1100 रुपए इकट्ठे करती हैं स्वामी विवेकानंद के रॉक मेमोरियल के लिए, जो ज्योति बसु की वाइफ है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाया कि एकनाथ जी जैसा स्टॉलवर्ड व्यक्ति इतना समझ के स्वामी विवेकानंद को, और विदाउट, वो कहते हैं ना क्या, जीवन और शब्दों में कोई भी फर्क नहीं व्यक्ति के अंदर, आचरण और चरित्र एक, वो व्यक्ति जब उस बात को रख पाया तब वो बात उनको समझ आ पाई। नहीं तो बेयरली वो भी उन्होंने कमेंट कर दिया स्वामी विवेकानंद को ऐसा। तो ये पहुंचने का भी काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो यंग लड़कों को पागल बनाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश, तो मैं नहीं कहूंगा, ब्रेन वॉश करने के लिए भी ब्रेन होना चाहिए एटलीस्ट, तभी उसको आप वॉश कर पाओगे। लेकिन जो एक ऐसी नॉलेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, उसको आपको नॉलेज से ही उस इंफॉर्मेशन को इरेडिकेट करके युवाओं तक पहुंचना पड़ेगा। और जब वो ये चीजें जानेंगे, उनको कुछ चीज़ों थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। जी, आपने बात की स्वामी जी की। स्वामी जी के साथ एक और भारत में स्वामी या कहें महात्मा प्रासंगिक हैं, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग गालियाँ भी देते हैं, बहुत लोग अगेंस्ट भी बोलते हैं, और बहुत लोग उनको महात्मा बोलते हैं, बहुत लोग उनको पॉलिटिशियन बोलते हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने। उनका नाम गांधी जी। तो गांधी जी और स्वामी विवेकानंद, क्या गांधी जी स्वामी विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे? उनकी लाइफ को कैसे स्वामी जी ने इम्पैक्ट किया? क्या कभी ये मिले आपस में, और मिले तो वो मोमेंट कैसा था? मिले नहीं। एक दो पुस्तकों में मैंने पढ़ लिया कि गांधी जी मिले थे। नहीं, मिले तो नहीं थे। नहीं तो, थे। हाँ। नहीं, एक दो पुस्तकों में जो मैंने पढ़ा, तो मैंने पूछा तो उसका कोई रेफरेंस नहीं था। अच्छा। गांधी जी नहीं मिले, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, विद अथॉरिटी कह रहा हूँ। गांधी जी के 98 कलेक्टेड वर्क्स को ढूंढ डांड के, छाट पीट के, सब करके बता रहा हूँ आपको। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। उसमें गांधी लिखते हैं, एक चैप्टर है अ मंथ विद गोखले, कि मैं पैदल पैदल ही चल पड़ा स्वामी विवेकानंद को मिलने बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ थे, इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद से मिल नहीं पाया। पुणे गांधी जी जाते हैं 1921 में, हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं रामकृष्ण मिशन में, क्या मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना, लाखों गुना और बढ़ गया। एक बहुत अद्भुत रिलेशन है गांधी और स्वामी विवेकानंद में। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, गांधी जाते हैं साउथ अफ्रीका। गांधी जब साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं तो थियोसोफिस्ट उनसे पूछते हैं, थियोसोफिस्ट जो आपको पता है पूरी लीनेज है, एनी बेसेंट बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी, एनी बेसेंट वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स में भी थी। एनी बेसेंट का जो ये थियोसोफिस्ट का जो लीग है, वो थियोसोफिस्ट के लोगों ने साउथ अफ्रीका में गांधी जी से पूछा, कुछ भारत के बारे में बताइए, कुछ भारतीयता के बारे में बताइए। हम भी कहीं बाहर जाएंगे तो लोग पूछेंगे, यार कुछ अपने कल्चर के बारे में बताओ, कुछ रिलीजन के बारे में बताओ। तो हम लोग भी ऐसे पूछेंगे, यार कुछ गाड़ियों के ब्रांड के बारे में पता कर लो, कहाँ उपनिषद वेद, कहाँ कुछ इंडियन कल्चर के बारे में क्या बताएं अब तुमको। बड़ा मुश्किल हो जाता है, गांधी जी के साथ मुश्किल हो गया। कुछ साल बाद स्वामी विवेकानंद की राजयोग पब्लिश हो गई थी अमेरिका में। गांधी जी वो मंगवाते हैं और वहां से रेफरेंस लेते हुए वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और फिर चाहे बाद में यदवड़ा जेल हो या अन्य जगह, वो निरंतरता से स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते रहे। एक रेफरेंस में उसमें बताऊंगा, यदवड़ा जेल की जब आप लिस्ट देखेंगे गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, उसमें राजयोग आपको दिखेगी। एक और अद्भुत रेफरेंस, गांधी रोमा रोलैंड जो फ्रेंच नोबेल लॉरेट हैं 1914 में मिला, उनकी द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद गुरु हैं, उनके ऊपर पुस्तक है द लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, दोनों की बायोग्राफी पढ़ते हैं। ये कैसे पता लगता है? गांधी रोमा रोलैंड की बहन को पत्र लिखते हैं, अरे तुम्हारे भाई तो ऋषि हैं। ऋषि क्यों है? क्योंकि मैं उनके द्वारा लिखी हुई स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ रहा हूं। और फिर कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी 98 वॉल्यूम्स में, वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है आजकल। उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग रेफरेंसेस पे, चाहे वो कास्ट वाला विषय है, चाहे वुमेन का विषय है, तो उसमें बाहर अनटचेबल का विषय है, उसमें बार स्वामी विवेकानंद से रिलेट करते हुए गांधी अपने विषय को रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि किसी भी विषय को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो और उस विषय में अगर कोई व्यक्ति का आप बार बार नाम ले रहे हो, तो स्वाभाविक आपने उसको पढ़ा है, आपके चिंतन में वो व्यक्ति है। तो इससे हमको पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद का महात्मा गांधी के ऊपर, लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट था। जी,
लेकिन क्या बस केवल गांधी को स्वामी जी ने इंस्पायर किया, या उस समय के और बड़े लोग, जैसे हम नाम लें सावरकर जी का, सावरकर जी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट था स्वामी जी का? सावरकर जी, जो हम लोग कहते हैं ना, क्या हिंदू और हिंदुइज्म, हिंदू नॉर्मल अपना वे ऑफ लाइफ, हमारा जीवन पद्धति, और हिंदुत्व मतलब उसका काइनेटिक फोर्स, पराक्रम। और सावरकर जी बड़ा उसको स्पष्ट कर देते हैं, आप भी जानते हैं, क्या तुम मुस्लिम हो तो मैं हिंदू हूं, नहीं तो मैं विश्व मानव हूं। इतना सिंप्लीफाई उसको कर देते हैं। तो सावरकर जी उस लीनेज को आगे चला पाए। स्वामी विवेकानंद का जो समग्रता में जो विचार था उसको वो समझ पाए और उस लीनेज को वो आगे चला पाए। उन चीज़ों को उन्होंने बड़ी गहनता से समझा और प्रैक्टिकली और रिफाइंड वे में वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली। और लेकिन सावरकर जी के रूप में आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है, क्या उनके एक टाइम पीरियड भी एक ऐसा था जब आप पाकिस्तान की बात होनी शुरू हो गई, उसके बाद 47 में वो भारत जो स्वामी विवेकानंद को इतना प्रिय था, वो भारत, वो इंडिया जो स्वामी विवेकानंद अपने हृदय से बोल रहे थे, वो भारत उनके सामने टूट रहा था। वो सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ी, लेकिन प्रैक्टिकली वो अपनी चीज़ों पे बड़े कर्मठ रहे। तो स्वामी विवेकानंद का उस समय के जितने भी व्यक्ति रहे, स्टार्टिंग फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस, और थोड़ा पीछे आ जाओ जीवंत में तो बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, लाइन में जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, स्वामी विवेकानंद उनके पीछे चट्टान की तरह एक स्पिरिचुअल फोर्स की। जो सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा लिखते हैं, दैट ही वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट, ही वॉज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद जो आधुनिक राष्ट्रवाद है उसके आध्यात्मिक पिता हैं। तो वो आपको समझ आता है कि कितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके पीछे कोई आपको दिखेगा चट्टान की तरह, कोई इंस्पिरेशन होता है ना, कि लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, पीछे इंस्पिरेशन क्या है, पीछे चट्टान के, वो आपको स्वामी विवेकानंद दिखेंगे। जी, तो अभी इसमें स्वामी विवेकानंद जी की बात हुई सावरकर जी की, और बात हुई गांधी की। तो तीनों की बात जब हुई तो तीनों ने हिंदू डिफाइन किया अपने अपने शब्दों में। स्वामी जी हिंदू के बारे में कुछ डेफिनेशन देते हैं, सावरकर की कुछ और डेफिनेशन है, और गांधी की कुछ और है। तो इन तीनों में, जबकि तीनों ही एक विचारधारा से आते हैं, तो तीनों के हिंदुत्व में या तीनों के हिंदुइज्म में या हिंदू में क्या अंतर है? तीनों पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग हैं जी। तीनों का चिंतन करना बड़ा मुश्किल है। क्या ये इतना सिंपल नहीं है कि 3 आइसक्रीम है और मैं खा के मैं आपको बता दूं, इतना इजी नहीं है जी। अपने अध्ययन के हिसाब से कुछ आपको मैं बता पाऊंगा। स्वामी विवेकानंद वॉज अ प्राउड हिंदू। ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपका विश्व का विचार हो और आप अपनी चीज पर भी बड़े गौरवान्वित हों। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है हमको कई बार, पर एक हिंदू के लिए बहुत सहज है। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड बी अ प्राउड हरियाणवी, यू कुड बी अ प्राउड बिहारी, एट द सेम टाइम यू आर अ प्राउड इंडियन। किसी के लिए, वेस्ट के लिए बड़ा अलग लगेगा, क्योंकि वहां संकल्पना कुछ और है, यहां संकल्पना कुछ और है। इसलिए स्वामी विवेकानंद प्राउड हिंदू भी थे। प्राउड हिंदू का मतलब ये नहीं था कि वो दूसरों का निरादर करते थे, लेकिन अपने स्टैंड पे फर्म है, अपनी चीजों पे फर्म है, क्योंकि पढ़ा हुआ है, जिया हुआ है, समझा हुआ है। ये लेते हुए स्वामी विवेकानंद के हिंदुइज्म को समझना है, स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को समझना है, तो उनका एक लेक्चर आप पढ़ लीजिए, द कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदू कौन है, वो 5 तत्व दे देते हैं। लाहौर में दिया हुआ भाषण है, लाहौर बुलाते हैं, लाहौर में स्वामी विवेकानंद लेक्चर दे के आए थे। बड़ा मजेदार बात होगी, आज लाहौर में कोई हिंदू नहीं होगा शायद से एक, वो भगवान राम के पुत्र लव के नाम से बना हुए शहर में आज कोई हिंदू नहीं बचा होगा शायद से जी। वहां पर स्वामी विवेकानंद 3 लेक्चर दिए, और तीनों लेक्चर कितने अद्भुत है। एक कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, दूसरा भक्ति, तीसरा वेदांत। तीनों ऐसे हैं जो लोगों के हृदय में छा जाएं। कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म स्वामी विवेकानंद को अलग अलग
हिंदुओं में जो पंथ हैं, जो संगठन है वो बुला रहे थे, सनातन धर्म सभा बुला रही थी, आर्य समाज बुला रहे थे, अन्य संगठन बुला रहे थे। स्वामी विवेकानंद कहा था मैं अलग अलग लेक्चर्स नहीं दूंगा, एक ही जगह पे आओ, मैं वहां बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद वहां पर 5 मूल बताते हैं हिंदू के। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर आप हिंदू हो तो आप भगवान में विश्वास करते हो, अगर आप हिंदू हो तो आप वेदों में विश्वास करते हो, अगर आप हिंदू हो तो आप आत्मा में विश्वास करते हो, अगर आप हिंदू हो तो आप पुण्य जन्म में विश्वास करते हो, अगर आप हिंदू हो तो आप ओमकार में विश्वास करते हो। ये विषय उन्होंने बताया। उन्होंने कहा बहुत सारा वो होगा, साहित्य एक है, एकम सद विपरा बहुधा वदंती, द ट्रुथ इज वन, द सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। सत्य एक है, उसको रखने का जो प्रयत्न है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, एक्सप्लेनेशंस थोड़ी अलग है, इंटरप्रिटेशंस थोड़ी अलग है। कभी कोई लड़ाई नहीं है, किसी वैष्णव और शैव में कोई हाथापाई, कोई खून खराबा नहीं है। वहीं भगवान शिव के नाग बैठे हैं, वहीं मोदक खाता हुआ एक छोटा सा चूहा भी बैठा है, और सबका एक्सेप्टेंस है। जब हम किसी को कहते हैं कि भगवान को, एक बच्चे को भी हिंदू परिवार में बोल दो कि जाओ भाई मंदिर में जाके जय करके आओ, और एक ही हमारे हिंदू परिवारों में एक ही वो होता है, तो कोई अलग अलग नहीं करता ये भगवान तेरा अलग से तेरा अलग से, वो एक बार ही जय करके आता है। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने वो समग्रता से बताया। स्वामी विवेकानंद इसी को प्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए थे, जब उन्होंने कहा वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, और उन्होंने हृदय से बताया कि हम हिंदू कौन है। और वो कहते हैं हिंदू को ऐसा बना दो, अगर आज ऐसा है, क्योंकि उस समय भी देखिए, आज नहीं उस समय भी स्वामी विवेकानंद वर्ड यूज कर रहे हैं कि अगर हिंदू एक ऐसा शब्द है जो तुमको कमजोर लग रहा है तो उसको एक ऐसा शब्द बना दो, इतना उत्कृष्ट शब्द बना दो कि दुनिया में उसके बराबर कोई शब्द ना बने। द नेम हिंदू शुड बी द मोस्ट ग्लोरियस वर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद का हिंदुइज्म था, और वो कभी उससे कभी पीछे नहीं हुए। ये क्यों था? क्योंकि साहित्य पढ़ा था। भगनी निवेदिता इसको बड़ा सिंपली एक्सप्लेन करती है। भगनी निवेदिता कहती है स्वामी विवेकानंद ने जो भी कहा, उनकी पुस्तक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, उसमें वो कहती हैं स्वामी विवेकानंद ने जो भी बोला, जो भी समझाया, इट हैज ऑल कम आउट ऑफ द वेदास, द उपनिषद एंड द श्रीमद् भगवद गीता। खुद का कुछ नहीं था, खुद का कॉपीराइट कुछ भी नहीं है, सब कुछ उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और वेदों से आ रहा है। तो ये स्वामी विवेकानंद का वो सार स्वामी विवेकानंद ने नए तरीके से प्रेजेंट किया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में जाके क्या किया? वेदांत का प्रचार किया। तो वो फॉर्म ऑफ उनका हिंदुइज्म था कि ही इज अ प्राउड हिंदू, लेकिन किसी के एंटी नहीं है, लेकिन प्राउड है, हल्का नहीं है, चलने फिरने वाला नहीं है, इज अ वेरी प्राउड हिंदू। अपना जहां स्टैंड है, क्रिश्चियंस को चर्च में जाके समझा देंगे। He was not against Christianity, but he was against churchianity. इतना सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने चीजों को। सावरकर जी का पुस्तक भी है हिंदुत्व, आपको हिंदी में मिल जाएगी, प्रभात प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया है। उसमें सावरकर जी के कुछ रेफरेंसेस जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सावरकर जी उसमें एक जगह कहते हैं कि जो संस्कृत में जो सिंधु है वो प्राकृत में हिंदू है। सावरकर जी कहते हैं हिंदू नाम भी बहुत जरूरी है, और हिंदुत्व को कहते हैं वो पराक्रम से जुड़ा हुआ है। सावरकर जी कहते हैं नाम बदल दें क्या? तो कहते हैं नाम नहीं बदलना चाहिए, नाम बदलना इतना इजी नहीं है। किसी भी चीज का नाम, लोग कहते हैं ना व्हाट इज इन द नेम, जूलियस सीजर का कहानी नहीं चल रहा है व्हाट इज इन द नेम, इतना इजी नहीं है भाई। ये शेक्सपियर नहीं है, किसी शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर की ऐसे व्हाट इज इन द नेम, मैं जूलियस सीजर बोल गया। शेक्सपियर जैसे इजी नहीं है कि व्हाट इज इन द नेम, क्या आप कुछ भी बोल दोगे। उसमें सावरकर जी लिखते हैं क्या एक मुस्लिम अपने आप को जू क्यों नहीं बुलवा लेता? इजी है। सो हिंदू इज अ हिंदू, मतलब उसको इजी करिए, हिंदू इज अ हिंदू। उसको आप ये नहीं कि नाम में क्या है, इस नाम को बदल दो, ये नाम ऐसे ही है, ये नाम कहीं से भी आ गया, उसको हम कुछ भी बना के कर देंगे, इस नाम को बदल दिए। विष्णु पुराण उसको इजी कर देती है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रश्येव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। क्या हिमालय के जो दक्षिण में है और समुद्र के जो उत्तर में है, हिंदू सागर के जो उत्तर में है वो भारत है, उसमें रहने वाली वो भारत वर्ष है, उसमें रहने वाली भारतीय जो है वो उसकी संतति है। ये सावरकर जी ने भी उसमें
मेंशन किया हुआ है। तो ये इतना इजी है, उसको आप ऐसे कुछ भी नहीं कर दोगे कि यार कुछ भी है। फिर सावरकर जी कहते हैं, मतलब नॉर्मली मैं आपको बोल दूं क्या यार, आप अपना नाम अमरूद क्यों नहीं रख लेते? अगर नाम में क्या है, आप मुझे बोलो नाम में क्या है, इतना इजी थोड़ी है, नाम में क्या है, नाम में बहुत कुछ है। तो वो सावरकर जी उन चीजों को ऐसे रखते हैं, और सावरकर जी की शब्दों में, सावरकर जी की पढ़ाई में उस समय की कॉन्टेक्स्ट भी आएगा, क्योंकि वो मैसेकर देख रहे थे, वो अपने भारत को बढ़ता हुआ देख रहे थे, एक पंथ के आधार पर बढ़ता हुआ देख रहे थे, एक मजहब के नाम पर बढ़ता हुआ देख रहे थे। तो सावरकर जी की राइटिंग्स में वो आपको वो दर्द भी दिखेगा। और ही वॉज अ रॉयल पर्सन, पूरा मतलब देश के लिए हम लोग उनके बारे में कमेंट करते हैं, तो जो उनके बारे में कमेंट करता है बड़ा हल्का व्यक्ति होता है जो उनके बारे में कमेंट करेगा, जिसने लाइफ निस्वार्थ भाव से जी हो। कुछ उनके लेटर्स उन्होंने ऐसा लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, ऐसा करके कुछ लोग तमाशा करके अपना रोटी जरूर खा लेंगे, लेकिन इतने बड़े कैरेक्टर के ऊपर ऐसा बोलना, ये इटसेल्फ एक भारतीयता के ऊपर ही एक सवाल उठाने वाली बात हो जाती है। तो ऐसा था, गांधी जी का समग्रता से था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जो गांधी जी को कभी लग रहा था कि हम इसको भी इन्वॉल्व कर लें, उसको भी इन्वॉल्व कर लें, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रही थी उसमें गांधी जी कभी आगे पीछे उन चीज़ों को चलते रहे। लेकिन उनकी भी वैसे आप देखेंगे वो मतलब वो कभी अपने हिंदू आचरण से कभी पीछे भागे हों, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन जब जब आप वो पॉलिटिकल एंगल आ जाएगा, अगर राज करने की नीति, जब वो वाला परिपेक्ष आ जाएगा, तब चीजें आपको उथल पुथल लगती हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद के कैरेक्टर में आपको लगेगा जो जैसा है वैसा बता देंगे, आपके अंदर अच्छाई है, अच्छाई बता देंगे। अगर आप चोर हैं तो आपको पहले बता देंगे भाई तू चोरी बड़ी सटीकता से करता है, लेकिन तू अनैतिक कृत्य करता है, उसकी सटीकता को बता देंगे कि तेरी सटीकता बहुत अच्छी है, तू ऐसे चोरी करता है कि लोगों को पता नहीं लगता, वो यू आर वेरी एफिशिएंट, वो बता देंगे। लेकिन तू जहां अपनी एफिशिएंसी यूज कर रहा है ना, वो पूरा नेगेटिव काम है, वो भी बताने का कैरेक्टर स्वामी विवेकानंद के अंदर है। पर ये गांधी जी इसमें डॉज कर देते हैं, इसमें वो उस तरीके से जो बताना चाहिए वो नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी उसको जब हम कहीं कहीं देखेंगे इस प्रकार से, तब आपको लगेगा कि वहां पर ऑटोमन एम्पायर टूट गया, वहां पर भाई खिलाफत हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को हम मोबिलाइज कर सकते हैं, जो उस पंथ से लोग जुड़े हुए हैं उसको हम वहां से मोबिलाइज करेंगे, उनके प्रति करेंगे। तो वो ब्रिटिशर्स को सोचेंगे कि ब्रिटिशर्स ने उनको हटा दिया, हमारी सल्तनत को हटा दिया, वो सल्तनत से हम जुड़ेंगे। तो वो कुछ ऐसे डेवलपमेंट से जो गांधी जी ने टेस्ट एंड ट्राई करे। व्यक्ति फेल होता है, कई बार सक्सेस हो जाता है, जो सक्सेस हो जाता है उसकी ज्यादा बात हो जाती है, जो फेल हो जाता है उसको नकारात्मक भाव से देखा जाता है। इस प्रकार से मैं इस चीज को देखूंगा। अच्छा, ठीक है। और इसमें फिर स्वामी जी की जब बात आती है तो एक कैरेक्टर को हम बहुत भूल जाते हैं, वो कैरेक्टर है भगत सिंह। वहाँ पे अगर जाएं तो भगत सिंह पर क्या प्रभाव था, क्योंकि वो तो पुस्तकों से कुछ अधिक ही लगाव था उन्हें। तो भगत सिंह पर क्या प्रभाव रहा स्वामी जी का? सीधा सीधा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। अच्छा। भगत सिंह जी के जीवन पे कुछ स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा, ऐसा सीधा राइटिंग्स में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन लिस्ट में नाम देखा है, लेकिन कोट करने के पास मैंने काफी साहित्य को देखा भी, ऐसा नहीं है जी। भगत सिंह को, शहीद आजम भगत सिंह को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा, क्या जो शहीद आजम भगत सिंह ने किया वो दिमाग से करने वाली चीजें नहीं थी, वो हृदय से करने वाली चीजें थी। शहीद भगत सिंह ने फांसी चूम के ली थी, भय और लालच से नहीं ली थी। भय नहीं था उनकी आंखों में, डर नहीं था उनके आंखों में। तो लाइफ में मैं एक सिमिलरिटी बता सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद जैसे युवा चाहते थे कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा कहीं नाम होगा, मेरी क्या ख्याति होगी। तो कुछ युवाओं की लाइफ में अगर आप देखेंगे क्या स्वामी विवेकानंद के शब्दों का रिफ्लेक्शन एक किसी व्यक्ति में मिलेगा, तो उन युवाओं की जो एक है सुभाष चंद्र बोस की लाइफ में मिलता है, भगिनी निवेदिता की लाइफ में मिलता है, वो स्वाभाविकता है शहीद आजम भगत सिंह की लाइफ में मिलता है। उनकी राइटिंग्स में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं जी। तो यहाँ से आगे भारत के ऊपर चलते हैं। स्वामी जी का भारत के लिए क्या विजन था? सबसे पहला है क्या, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है जी। पहले आपको स्पष्ट हो जाना पड़ेगा आपको कंट्रीब्यूट क्या करना है।
वो एक मजाक हो जाता है ना कि आप बहुत ऐसी चीजें कर रहे हो, आप कितना भी कर लो, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति के सामने कभी खड़े नहीं हो पाओगे। आपका एक छोटे से योग का रिवाइवल इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड, लोग भागे भागे आ रहे हैं, डॉलर पाउंड्स खर्च रहे हैं ये विद्या लेने के लिए। आपने बहुत विद्या क्रिएट कर ली पहले समय पे, कुछ हुआ नहीं उससे, तो आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। अराइज इंडिया, अवेक इंडिया, कॉन्कर द वर्ल्ड विद स्पिरिचुअलिटी। स्वामी विवेकानंद ने कहा अराइज इंडिया, अवेक इंडिया, कॉन्कर द वर्ल्ड विद वेपन्स। तो उनको स्पष्ट है कि तुम अपने अध्यात्म से ही, क्योंकि अगर स्वामी विवेकानंद कहते हैं हेट्रेड कैनॉट कॉन्कर हेट्रेड, मटेरियलिज्म कैनॉट कॉन्कर मटेरियलिज्म, मिलिट्री कैनॉट कॉन्कर मिलिट्री, इट इज ओनली थ्रू लव, थ्रू स्पिरिचुअलिटी दैट वी कैन कॉन्कर द वेस्ट। स्पिरिचुअलिटी मस्ट कॉन्कर द वेस्ट। और इसीलिए जो स्वामी विवेकानंद ने जो ये अब क्या ये अध्यात्म वही है जो स्वामी विवेकानंद ने भारत पश्चिम को दिया। और पश्चिम को जब दिया तो पश्चिम जैसे वो होता ना अंधकार से उसको एक रोशनी मिल गई। और बड़े बड़े बिलियनियर्स, मतलब एक स्वामी विवेकानंद की एक डिसाइपल हैं सिस्टर क्रिस्टीन, वो अपनी रेमिसेंस में लिखती हैं क्या द बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन द फीट्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा। क्या लखपति करोड़पति स्वामी विवेकानंद के चरणों में बैठकर खुश थे? क्या क्यों बैठकर खुश थे? उनके वेदांत के लेक्चर्स, उनके योग के ऊपर लेक्चर्स, उनकी योग पे कक्षाएं, उपनिषद पे कक्षाएं, श्रीमद् भगवद गीता पे कक्षाएं, इनको लेने के लिए अद्भुत तैयार थे वो कि ये हो क्या रहे। लेकिन और अन्य कोई विषय लोग लेके जाते हैं तो उस प्रकार से वो किस हद तक चल पाएगा हमको पता नहीं है, लेकिन कोर हमारा ये आध्यात्मिक होना चाहिए। सिस्टर क्रिस्टीन कहती हैं, दूसरा कहती हैं अपने रेमिसेंस में, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ। स्वामी विवेकानंद के बारे में कह रही हैं। सिस्टर क्रिस्टीन ने भारत नहीं देखा है, भारत के बारे में सुना है। भारत के बारे में क्या सुना है कि अंग्रेज उनके ऊपर रूल करते हैं। सिस्टर क्रिस्टीन लिख रही है अपने रेमिसेंस में, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंदा सेइंग द वर्ड इंडिया। कि 5 लेटर्स, सो मच लव, सो मच पैशन, एक शब्द उसमें 5 लेटर हैं, उसमें कितना स्नेह हो सकता है। हमने भारत नहीं देखा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भारत ऐसे बोला कि हमें भारत से स्नेह हो गया। तो वो एसेंस पहला कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी भी अनैतिक कृत्य का प्रतिकार करो। ये जो सहने की जो एक अत्यधिक प्रवृत्ति बन गई ना, कि नहीं चल रहा है, कोई मार रहा है तो ठीक है, कोई कूट रहा है तो ठीक है, जो पीट रहा है तो ठीक है, नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, वो वाले विषय स्वामी विवेकानंद करें। स्वामी विवेकानंद किसी भी अनैतिक कृत्य का प्रतिकार करे भारत, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। तीसरा कहते हैं शिक्षा। शिक्षा एक बहुत बड़ा, स्वामी विवेकानंद ने जब वेस्ट को देखा तो तब स्वामी विवेकानंद को समझ आया कि शिक्षा ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया वेस्ट को। बच्चे के अंदर वेस्ट में एक अद्भुत कॉन्फिडेंस है, भारत में वो लैग कर रहा है। अरे यार, कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स भारत में नहीं हुए एक टाइम पे, और 30 करोड़ इंडियंस के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो हम हमारा आत्मसम्मान, आत्मगौरव खो चुके थे। तो वो क्या शिक्षा है, इसलिए उन्होंने कहा सन्यासी भी शिक्षा दें। और बहनों की, और सिर्फ बोला नहीं, बहनों की शिक्षा के लिए भगिनी निवेदिता को बुलाते हैं। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, उस समय की प्रतिष्ठित व्यक्ति, लंदन की 23 साल की उम्र में जो अपना स्कूल एस्टेब्लिश कर ले विंबलडन में, लंदन से सटा हुआ शहर है विंबलडन। 17 साल की उम्र में जो टीचर बन गई, लंदन के इंटेलेक्चुअल सर्कल CCM क्लब में जो प्रतिष्ठित लेखिका है, भाषण देती हैं बड़े बड़े, उनको स्वामी विवेकानंद वहाँ पर मिलते हैं लंदन में और भारत बुलाते हैं स्त्री शिक्षा के लिए। और सन्यासियों कहते हैं घर घर जाके शिक्षा को ब्रॉडकास्ट करो। वर्ड यूज किया स्वामी विवेकानंद ने, ब्रॉडकास्ट करो। हम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करते हैं, कहते हैं कि शिक्षा को ब्रॉडकास्ट करो। तीसरा ये। चौथा, स्वामी विवेकानंद कहते हैं संस्कृत का रिवाइवल। क्या इंफॉर्मेशन तो तुम दे दोगे किसी भी लैंग्वेज में, इंफॉर्मेशन का यहाँ पर नॉलेज की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ भाषा से सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, भाषा के साथ संस्कार आता है। आप वही संस्कृत के श्लोक आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते रहो, आपके अंदर वो भाव ही नहीं आएगा। बहुत सारे शब्द तो ट्रांसलेट ही नहीं होंगे। तो इसलिए संस्कृत का रिवाइवल स्वामी विवेकानंद कहते हैं भारत के रिवाइवल के लिए जरूरी है।
पांचवा, भारत को ऑर्गेनाइज माइंडसेट में काम करना पड़ेगा, तो स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में देखा। एक टेंडेंसी थी, आप समझ पाएंगे टेंडेंसी को, क्या सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी सर्विस करती है। ये आज भी एक धारणा है। हाँ। और वो धारणा को पकड़ने के लिए दो चीजों को पकड़ा गया। पहली चीज क्या थी कि शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा क्या था, हॉस्पिटल्स। नर्सेज आप प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस देखते हैं, और स्कूल भारत में एटलीस्ट प्रीडोमिनेंटली आप क्रिश्चियन स्कूल्स देखते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल्स जिन्हें बोला जाता है। ये माहौल बना दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने ये मिथ तोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ आते हुए सेवा के काम शुरू कर दिए, सारा पैसा लग दिया, मुर्शिदाबाद में शुरू कर दिया। आज भी जाके आप देखिए, किसी ने पैसा दिया स्वामी विवेकानंद को काशी में, वाराणसी में, स्वामी विवेकानंद तुरंत हॉस्पिटल शुरू कर दिया। आज वो भव्य दिव्य वहाँ पे मिल जाएगा आपको वो हॉस्पिटल। उसके बाद आप देखिए हरिद्वार से सटा हुआ कनखल जगह है, इतना बड़ा हॉस्पिटल आपको दिखा। ये दो रेफरेंस तो मैं बता रहा हूँ। जम्मू में अभी शुरू हुआ, जम्मू में क्या नया हॉस्पिटल शुरू हो गया। तो ये फैसिलिटीज, और आज हम देख रहे हैं कि छोटे से लेके बड़े स्तर पर क्या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही हैं। मैंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है, एक प्लेग आया था, जितने लोग हमारे कोविड में मर गए ना, उससे ज्यादा लोग सिर्फ बंगाल में मार दिए गए थे। ऑर्गेनाइज प्लेग था वो 1898 का। जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को पूरी लगा दी, संस्था खड़ी कर दी। ऑर्गेनाइज माइंडसेट बोला नहीं, एक संस्था भी खड़ी कर दी, सन्यासियों को भी संगठित कर दिया और तुरंत उनको काम पे लगा दिया। तो जो प्लेग आया तो घर घर जा रहे हैं सन्यासी, और पहली बार न्यूज़पेपर्स में आने लगा क्या कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन सेवा का काम कर रही है। कर तो हजारों सालों से रही थी जी। आप गांव में बाहर, हम उसको लोकल भाषा में प्याऊ कहते हैं, क्या आपने कुछ बना दिया और उसके नीचे आपने 15-20 मटके रख दिए। आजकल वाटर कूलर्स भी रखे जा रहे हैं और लोगों पानी पीते हैं, हमारे खून में है ये। लेकिन कभी उस प्रकार से पॉपुलर नहीं किया उसको। गुरु शिष्य ट्रेडिशन ऐसा था शिक्षा का कि गुरु पैसे नहीं लेगा जी। इवन हमारे फादर के जो उम्र के लोग हैं, उन लोगों से आप पूछोगे तो जो उनके जो प्राध्यापक होते थे, अध्यापक होते थे, उनके अंदर पैसे की भूख वो नहीं होती थी, क्या पैसा देगा। और हम मतलब शिक्षा की सेवा नहीं कर रहे। वो एक नैरेटिव स्वामी विवेकानंद ने डिमोलिश कर दिया। यहाँ पे आप तो हरियाणा से आते हैं, तो यहाँ पे हमने कुश्ती में तो एटलीस्ट बहुत देखा है कि गुरु शिष्य परंपरा अभी तक भी जीवित है, और जो ऐसे अनेक अखाड़े आपको पूरे हरियाणा में मिल जाएंगे जहाँ पर गुरु जो है वो बच्चों को केवल सेवार्थ सिखा रहा है। वो इसलिए कुश्ती नहीं सिखा रहा है कि उसको पैसा कमाना है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज तक भी है, आज तक है। तो हरियाणा में तो आपको ये आज तक भी दिखता है। क्या ये सेवा नहीं है? आप इतनी बड़ी विधा किसी को सिखा रहे हैं, तो ये वो बस यही है क्या उसको उस प्रकार से उन्होंने पोर्ट्रे नहीं किया जी। उसमें थोड़ा मार्केटिंग में कमी रह गई जी। मार्केटिंग भारत का मूल में नहीं है। पेटेंट करना आदत नहीं है। हाँ, हमने तो कितने पेटेंट छोड़ दिए। अच्छा, पेटेंट से कहानी आ गई तो पेटेंट से कहानी बताता हूं आपको जी। भगिनी निवेदिता भारत आई जी। जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जेसी बोस। जेसी बोस भारत आते हैं तो जेसी बोस को दो प्रकार की सर्विसेज होती थी, एक इंपीरियल सर्विसेज, एक प्रोविजनल सर्विसेज। इंपीरियल सर्विसेज जिसमें सिर्फ यूरोपियंस और अमेरिकन्स और वेस्टर्नर्स पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। प्रोविजनल सर्विसेज जहां इंडियन और सब कॉन्टिनेंट के लोग उसके थ्रू पढ़ाएंगे, और उनमें बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। उनको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा। अच्छा, क्वालिटी ऑफ क्वालिफिकेशन चाहे इनकी ज्यादा हो, तो जेसी बोस को दुनिया के टॉप साइंटिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं क्या इनको रखो इंडिया में, इनको पोजीशन दो, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद भगिनी निवेदिता को तैयार करते हैं। जेसी बोस इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी थीसिस फाड़ के फेंक देते हैं। भगिनी निवेदिता उनको इंस्पायर करती हैं, थीसिस अपने हाथ से लिखती हैं, और उसके बाद पहला अमेरिकन पेटेंट स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता, एक और शिष्या, दोनों साथ मिलकर पहला पेटेंट वो डालती हैं और इनको पेटेंट मिलता है। पुस्तक में इसका रेफरेंस मैंने दिया हुआ है। तो पेटेंट कहानी ऐसी है कि काम हो रहा है उसको छोड़ रहे हैं, ये हमारी आदत में है। इसका मतलब ये नहीं है, और ये एक टेंडेंसी आप आज देखेंगे तो योगा में भी है। क्या चाइनीज पूरा लगे हुए हैं, मैट से लेके जूते से लेके कपड़ों तक सब पे वो कह रहे हैं क्या हमारा है योगा। बस आसन छूट गए हैं, कोशिश कर रहे हैं आसन को भी पकड़ लें कहीं ना कहीं। आपने तो
अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ पे क्रिश्चियन योगा से एक नई चीज़ शुरू हुई है। योग के वो आसन उन्होंने निकाल दिए जहाँ पे ओम का प्रयोग होता है। ओम होली योगा जो एक्सरसाइज टाइप के जो आसन है ना, उनको ले लिया है और उनको कहा गया है कि ये क्रिश्चियन योगा है एंड ये हमारा है। तो योग का तो इतना बुरा हाल वहां पे अभी चल रहा है। अब हमारा कैसे है कि योग करें, तुम्हारा है वो भी मान लो, लेकिन ये नॉलेज को पकड़ना, हमारे साथ डर क्या है, उसको मैनिपुलेट कर देंगे, उसको कमर्शियलाइज कर देंगे। हमारा डर ये नहीं है, अरे अच्छी चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही है, वी आर मोर देन हैप्पी, स्वामी विवेकानंद तो वही करने गए थे। लेकिन उसको कमर्शियलाइज मत करो, वो उसको कमर्शियलाइज करेंगे और उसके अंदर इतनी गंदगी कर देंगे कि अल्टीमेटली उसमें कुछ रहेगा नहीं, उसमें कुछ छूट नहीं जाएगा। ये मैंने एक जेएनयू में अपना एक वो कहते हैं डेजर्टेशन दिया था बीच में, तब मुझे ये पता लगा उन्होंने क्या करा, ये यूज़ कर दिया कि अभी अब आसन के ऊपर ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी अब हमारी बन चुकी है, हमने सारे आसन ये सब हमने डाल दिए हैं उसमें, और नीम ये सब हमने डाल दिया है कि जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट है वो सारा IPR में नहीं आ सकता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। वो बड़े स्मार्ट लोग हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि ठीक है, जो भाई आसन है आप आसन को मत डालिए, जैसे अर्धकटी चक्रासन है, पादहस्तासन है, त्रिकोणासन है, पश्चिमोत्तानासन है, अर्धचक्रासन है, तो ये आसन के ऊपर वो नहीं ले रहा है वो प्रॉपर्टी राइट। वो क्या कह रहे हैं कि हमको एक वे ऑफ फ्लो में दे दो, हमको एक कोर्स बना दो कि हमारा 10 मिनट का वार्म अप होगा, उसके बाद हमारा 15 मिनट का सूर्य नमस्कार होगा, हमारे 2 आसन हैं और 4 प्रकार का ओमकार है, और फिर हमारी ये प्रेयर है। ये जो सीक्वेंस है इसके ऊपर हमको पेटेंट चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है भाई? तरीका ढूंढता है ना व्यक्ति, तो ये तरीके से भी लोग यूज कर रहे हैं उसको जी। तो नॉलेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, कमर्शियलाइज कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे जी। तो यूथ के ऊपर अगर हम आए, भारत से यूथ पे अगर आए, तो यूथ को स्वामी जी से क्या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और स्वामी जी एक यूथ आइकन आज के संदर्भ में कैसे हैं? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, एक निरंतरता हर यूथ चाहता है। इतने हजारों ऑब्स्टेकल्स हैं जो नित्य प्रति वो जूझ रहा है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक नहीं है, एक तो पर्सनल, क्या मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कमजोर है व्यक्ति, मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, इंटेलेक्चुअली शार्प नहीं है, इन प्रकार से जूझ रहा है। दूसरा, फिर उसको फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, फिर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, इस प्रकार से वो चीज़ों से जद्दोजहद में वो लगा हुआ है। कुछ लोग इससे निकल भी लिए, वो अटमोस्ट निकल गए, चलो अब खाने पीने की बेसिक नीड्स उसको हो गई, अब भी उसको पता नहीं क्या मेरा लाइफ का लार्जर मिशन क्या है, लार्जर गोल क्या है। मैंने किसी से पूछा कि दिनचर्या क्या होती है, दिनचर्या को कैसे डिफाइन करोगे, तो बड़ी जद्दोजहद होगी। हम सबने दिनचर्या बनाई होगी कभी ना कभी लाइफ में, और फेल भी हुई होगी, कुछ दिन चलाई होगी, सबने बनाया कट एंड कट, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे, कुछ चलाई भी होगी। दिनचर्या ड्राइव कैसे करेगी आपको? आपके लाइफ के मिशन से। इफ यू हैव अ लार्जर मिशन इन योर लाइफ, तो वो दिनचर्या खुद आपको ड्राइव कर देगी। लोग पूछते हैं क्या ये परमानेंट मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो परमानेंट मोटिवेशन तभी मिलेगा जब लाइफ में एक मोटिव होगा, तो वो खुद ही आपको इंस्पायर कर देगा। मैं अपने वर्ड से, अपने एक्शन से आपको इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। ये स्पीकर वाला मोटिवेशन, स्पीकर वाला हल्का काम नहीं है ना, कैसे मोटिवेट हो गए फिर वो वही है, सुबह आप खुश हो जाओगे। इट इज़ मोर अबाउट आपके ऊपर एनर्जीज कितनी ज़्यादा है। तो स्वामी विवेकानंद की लाइफ से हम लोग जो ये डिस्पाइट इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, उनकी लाइफ में आप एक निरंतरता देख रहे हैं। वो व्यक्ति चट्टान की तरह खड़ा है कि उसको उस व्यक्ति को ये चीज़ें छू नहीं रही, कि कुछ भी वो पा लेता है। तो व्यक्ति का लाइफ सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसने जो बोला, फिर उसके ऊपर किन किन लोगों का ऊपर प्रभाव रहा, एक प्रभाव से मैं आपकी बात शुरू करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस। कौन सुभाष चंद्र बोस? 15 वर्ष की उम्र में पड़ोसी के घर स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक मिल जाती है, कोलंबो टू अल्मोड़ा। उसको पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में एक अंधेरा था, मैं उस अंधकार से बाहर आ गया, और स्वामी विवेकानंद के संगठन का ध्येय वाक्य आत्मन मोक्ष जगत हिताय च,
कि अपनी मुक्ति और जगत का काम करना। ये मेरे को स्पष्ट हो गया। कौन सुभाष चंद्र बोस? वो सुभाष चंद्र बोस जो 21, 22, 23 वर्ष की उम्र के टाइम पे कैम्ब्रिज चले जाते हैं। पिता उनके जानकीनाथ बोस कहते हैं कि कैम्ब्रिज जाओ और वहाँ पर उस समय की ICS, आज का IAS, इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो बन गया, उसको पूर्ण करो। 6 सीट था, 4था रैंक लेके आते हैं 9 से 10 महीने की तैयारी में। वो सुभाष चंद्र बोस जो उसको छोड़ देते हैं, आज भारत का युवा उसके नाक रगड़ता है, उसको छोड़ देते हैं, भारत वापस आते हैं, 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, 11 बार जेल, 11 से भी ज्यादा बार जेल जाते हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स भारतीय सैनिकों को लड़ाने की कोशिश करता है तो उनका खिलाफत करते हैं। और फिर सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए पूरे विश्व को काटते हुए बर्लिन पहुंचते हैं। भारत की आज़ादी के लिए हिटलर से समर्थन मानते हैं, हिटलर से समर्थन नहीं मिलता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक व्यक्ति जिसने इतना ट्रैवल किया होगा, सबमरीन से चलते हैं, बर्लिन से रास बिहारी बोस बुला रहे होते हैं जापान में कि आओ और इंडियन नेशनल आर्मी को का ध्वज उठाओ, और मेडागास्कर में चेंज करते हैं सबमरीन को, वहां से नीचे हुए जाते पहुंचते हैं, और फिर जापान पहुंचकर रास बिहारी बोस से इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज पकड़ते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जो युद्ध के बंदियों में से, प्रिजनर्स ऑफ वॉर में से आर्मी खड़ी कर दे। 1940 का उनका वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने रंगून में दिया था कि यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस जो कहते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे मिटाए जा, चलो दिल्ली पुकारती लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। वो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा विवेकानंद को पढ़कर, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और स्वामी विवेकानंद को मैंने जाना भगरे नेवेता के पत्रों से। और अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं ये सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में होता। क्या लाइफ में UPSC भी क्रैक कर लिया, राष्ट्र की आज़ादी के भी लोग रहे स्टॉलवर्ट, लेकिन राष्ट्र का चिंतन है। तो ऐसे ऐसे यूथ की लाइफ में जब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद कैसे प्रविष्ट हैं, साइंटिस्ट की लाइफ में स्वामी विवेकानंद प्रविष्ट हैं, बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हैं। स्वामी विवेकानंद को अपने हाथ से लिखा हुआ पता, IISc बैंगलोर भारत का आज सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है साइंस का, उसकी हिस्ट्री के कॉलम में जाके देखना, स्वामी विवेकानंद के हाथ से लिखा हुआ पत्र जमशेदजी टाटा ने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद आप आइए और ये इंस्टीट्यूट को हेड करिए। और स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जा रहे थे तो बोट में उनको इंस्पिरेशन देते हैं कि भारत में कोई साइंस का इंस्टीट्यूट खड़ा करिए ना, बाहर जाके क्या करोगे। तो इतने सारे कैरेक्टर्स की लाइफ में जो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक निरंतरता का काम करते हैं। तो वो जो आप कहते हैं कि इंस्टेंट इंस्पिरेशन कहाँ से मिल सकती है, वो लाइफ से भी मिलेगी, एक व्यक्ति के जीवन से भी, और फिर उनके शब्दों से आपको लगेगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों को पढ़ोगे ना, वो संवाद है। स्वामी विवेकानंद सीधा संवाद करते हैं, बात करते हैं आपसे। स्वामी विवेकानंद ज्ञान नहीं देते, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सीधा बात करते हैं। अराइज अराइज अवेक अराइज वंस अगेन उत्तिष्ठित जागृत पराप्त वरा निबोधित, उठो उठो। और उस समय जो कह रहे होते हैं मद्रास में दिया उनका ऐतिहासिक भाषण कि ये सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ भारत माता को आराध्य मान लो। तो उस प्रकार से वो संवाद हम देखते हैं जो हमें इग्नाइट करता है अंदर से स्वामी विवेकानंद का। जी, अभी इतने सारे लोगों के बारे में हमने बात की, एक कैरेक्टर आई थिंक हम मिस कर गए, अम्बेडकर। हाँ, तो उनको भी डिस्कस कर ही लिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा अद्भुत जीवन है। अम्बेडकर जी को जब मैंने पढ़ने की कोशिश करी, किसी भी व्यक्ति को जब पढ़ने लगते हैं, स्वामी विवेकानंद को जब मुझे पढ़ना था तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ, कहाँ से पढ़ूं। देखिए, ये मैं आपके श्रोताओं को बड़ा स्पष्ट और विनती करता हूं, आप किसी के बारे में मत पढ़िए, उसको पढ़िए सबसे पहले, बाद में फिर पढ़ते रहना उसने ऐसा कहा, उसने ये लिखा, ये बहुत अच्छा है। पहले उस व्यक्ति को पढ़ लीजिए, उनके कोर राइटिंग्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपको भ्रमित नहीं करेंगी, दूसरा व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है। तो मैंने जो अंबेडकर जी पे एक व्यक्ति ने काफ़ी काम किया, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा मैं क्या पढूं। तो उससे पहले मैं एक पुस्तक पढ़ चुका था अंबेडकर जी के ऊपर, उनकी एक जीवनी हिंदी में, फ्रिट्ज ऑफ जाफर लो की पुस्तक है वो। तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के जीते जी एक ही उनकी बायोग्राफी लिखी गई है, डॉक्टर अंबेडकर हिज लाइफ एंड मिशन, आप वो पढ़ो और कुछ मत पढ़ो।
तो उससे आपको अम्बेडकर क्यों पढ़ो, क्योंकि अम्बेडकर जी ने वो स्वयं पढ़ी हुई है, अपनी बायोग्राफी खुद पढ़ी तो ऑथेंटिक है। और प्रीफेस में मैंने पढ़ा क्या, धनंजय खीर की पुस्तक है वो, धनंजय खीर ने मेंशन किया हुआ है कि मेरे को कई विषय पे पता लग रहा था क्या है ऐसा वैसे, तो मैंने बाबा साहब पढ़ा। बाबा साहब अम्बेडकर के को समझने के लिए आपका हृदय बहुत विशाल होना पड़ेगा। संकुचित हृदय से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो अपने को भी गड्ढे में डालेंगे और उनके साथ अन्याय करेंगे, जो कई उनके नाम पर भी रोटी सेकने वाले लोग करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की मैंने ऐसा भी कंटेंट देखा है जो स्वामी विवेकानंद के भी विपरीत लिखा हुआ है, और ये बड़ा घातक है देश के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर अद्भुत व्यक्ति, 3 समानताएं मैं बताऊं। बाबा साहब अम्बेडकर भी पश्चिम में गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में वो पढ़े, पश्चिम ने उनको हाथों हाथ लिया। स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रहा था नौकरी ले लो, हाथ जोड़ रहा था, लेकिन दोनों पिघले नहीं, राष्ट्र के लिए वापस आए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए। दोनों भगवान बुद्ध से प्रेम करते थे। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए तो लोग कहते थे अरे ये तो जैसे भगवान बुद्ध के प्रीचर हैं, और स्वामी विवेकानंद भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी कभी किसी को मना नहीं करा, तो वो उनके अंदर समानता। और तीसरा अपने राष्ट्र के प्रति, और जो डाउन ट्रॉडन है, स्वामी विवेकानंद जिसको दरिद्र नारायण कहा, क्या जो आखिरी व्यक्ति है स्ट्रेटा में, आप इसको सिर्फ कास्ट से मत जोड़िए, आखिरी व्यक्ति है जो स्ट्रेटा में, जिस तक वो किसी भी कास्ट का हो सकता है भाई, वो किसी भी पंथ का हो सकता है, वो उस आखिरी व्यक्ति के लिए सोचना, और वो सिर्फ सोचना नहीं, उसके लिए कार्य करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद ने किया। अब आ गई राइटिंग्स की बात। पंडित नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी हुए एमओ मथाई। एमओ मथाई की एक पुस्तक है, मत पढ़ना, रिकमेंड नहीं करूंगा, ये फैक्ट देखने के लिए पढ़ लेना, ऑनलाइन अवेलेबल है, आर्काइव्स में है, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं ऑब्सक्यूरिटीज टू द बिलीफ, ऐसा एक हेडिंग है, चैप्टर है शायद से, ये हेडिंग है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर एमओ मथाई के साथ संवाद कर रहे होते हैं, तो कहते हैं बुद्धा वॉज द ग्रेटेस्ट सोल एंड द ग्रेटेस्ट इंडियन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज इज विवेकानंद नॉट गांधी। क्या बुद्ध, भगवान बुद्ध पिछली शताब्दियों में जन्मे सबसे महान आत्मा है, और सबसे महान व्यक्तित्व अगर पिछली शताब्दियों में जन्मा कोई है तो वो है स्वामी विवेकानंद, ना कि गांधी। ये रेफरेंस आपको वहां से मिलता है जी। तो इसी बात को और आगे करते हैं। तो यदि अगर हम आज के परिवेश में देखें और आज के पॉलिटिकल परिवेश में देखें, चाहे आप किसी भी परिवेश में देखें, मीडिया में देखें या संस्थानों में देखें, तो आपको गांधी जी का स्ट्रेचर यहाँ पे मिलेगा और विवेकानंद कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। जबकि संविधान जिसने क्रिएट किया, उनके ये शब्द थे विवेकानंद जी के बारे में। तो ये जो हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर में, या अभी क्या हो रहे हैं? जो हुआ सो हुआ, जो है वो सत्य है। क्या हो सकता था उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, कैसे ये परिप्रेक्ष्य बना उसके बारे में थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते और जिसके हृदय में स्वामी विवेकानंद था, तो विवेकानंद में राष्ट्र हो जाता। सबको पता है। महात्मा गांधी जी को कभी अलग नहीं करते, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुभाष बाबू को पढ़ा है। फिर वो गांधी जी को फिर भी वो अलग नहीं करते। लेकिन जिन लोगों ने टेक ओवर किया, खासकर जिन लोगों के हाथ में एजुकेशन आया, उन लोगों ने इस चीज को पूरा धूमिल कर दिया। स्वामी विवेकानंद है क्योंकि वो विवेकानंद है। वो किसी की लेजिटिमेसी के ऊपर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। वो है क्योंकि वो उसके पास कैरेक्टर है, वो है क्योंकि उसके पास जीवन है, वो है क्योंकि उसके जीवन में निरंतरता थी, वो है क्योंकि उसके जीवन में समग्रता थी, उसके दर्शन में समग्रता थी, वो है क्योंकि उसके हृदय में भारत है। वो किसी के बनाए हुए व्यक्ति नहीं है। बहुत लोग बना दिए सरकार की लेजिटिमेसी के हिसाब से। इसलिए अल बरूनी ने क्या लिखा या मुगल राइटर्स ने क्या लिखा, किसी में ताकत है कि आपने हुकूमत के खिलाफ कुछ लिख दे? वो तो कोर्ट का एक पोएट है,
तो अपने राजा की वफादारी में कुछ अच्छा लिख देता है, गलत लिखने की उसके अंदर ताकत नहीं है। तो ये जिस प्रकार से हिस्ट्री ग्रो करी वो हिस्ट्री यही थी। क्या राजा के खिलाफ कैसे कुछ लिख देंगे। और स्वामी विवेकानंद के लिए लिखना था तो पहले ही थोड़ी निगाहें अलग कर दी कि नहीं नहीं, ये भाई जो दूसरी एक विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसका राष्ट्र से सीधा सीधा लेना देना है, उससे जुड़े हुए हैं। तो अपनी जानकारी कम थी तो स्वामी विवेकानंद को कम कर दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा लड़ाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि जिसके पास कैरेक्टर है उससे कितना लड़ोगे भाई। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई गलत भी फैलाएगा तो कितना फैलाएगा। चट्टान की तरह व्यक्ति कैरेक्टर आगे आ जाएगा। अपने लोग भी ज़्यादा कुछ गलत करेंगे, मतलब जो उनका नाम लेके, जो यूट्यूब चैनल वाले, वो उनको अपना लोग कह रहा हूँ, और कोई अपना लोग नहीं है, जो उनका नाम लेके भी यूट्यूब पे गलत फैलाएंगे, उनका भी कैरेक्टर 2 दिन में सामने आ जाएगा। क्या आप ऐसे कुछ भी हेट्रेड फैला रहे हो। तो लोगों ने हेट्रेड फैलाने की कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा देर चलता नहीं है। लेकिन इट वॉज ओनली बिकॉज क्या बाद में भी, पहले हम लोग कहते थे क्या मुगल दरबार में कुछ पोएट्स हैं, कुछ लिखने वाले लेखक हैं। भारत में भी जो शुरुआती प्रधानमंत्री आए वो भी लेखक ही लेके आए। वो ऐसे ही पोएट्स ही थे। एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे लोगों को ही चाहते थे जो पोएट रहें, जो अपने हिसाब से सल्तनत को लिखें। कोई या होना चाहिए ऐसा कोई थॉट लोग लेके नहीं आ पाए। लेकिन जब जब लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया, छाती तान के रिप्रेजेंट किया, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो हमने आपसे स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ जाना, मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में, और हमने अनेकों पर्सपेक्टिव से स्वामी जी के विचारों को जानने का प्रयास किया, लोगों पे उनका क्या प्रभाव था उसको जानने का प्रयास किया, और स्टॉलवर्ड्स के साथ साथ आम जनता पर उनका क्या प्रभाव होना चाहिए या क्या हम उनसे सीख सकते हैं आज के संदर्भ में, उसको भी जानने का प्रयास किया। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और फ्यूचर में भी प्रयास रहेगा कि इन्हीं कुछ विषयों को लेकर आपके साथ वार्ता बनी रहे और आप हमारे साथ आए। धन्यवाद। थैंक यू सर।